देश ही नहीं बल्कि दुनिया के ये सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर की कहानी है। सबसे छोटा सीरियल किलर जिसके नाम रिकॉर्ड दर्ज है, ये उसकी कहानी है। अब आप सोचिए कि एक बच्चा उस सीरियल किलर बन जाए तो उसके दिमाग में क्या चलता होगा, क्या सोचता होगा, क्यों वो कत्ल करता है। और सबसे बड़ी बात कि ये सच्चाई अगर उसके माँ बाप या उसके जानने वाले को पता चले तो वो उसको लेकर क्या सोचते होंगे। ये सोचते होंगे कि बच्चा है, चलो माफ़ कर दें। क्या उन्हें डर नहीं लगता होगा खुद कि बेशक उनका बच्चा है लेकिन इसे खून करने की आदत लग चुकी है तो कल को वो उनको भी खतरा हो सकता है। और उस बच्चे के दिमाग में क्या चलता होगा, क्या उसे इतनी अकल होगी या इतनी समझ होगी कि वो सही और बुरे का फैसला कर सके और उसे पता चल सके कि ये जो कर रहा है ये क्या है, कत्ल के लिए कौन सा कानून है, क्या सज़ा है, क्या पुलिस है, क्या अदालत है। ये कहानी ऐसी सीरियल किलर की है जिसे शायद ना पुलिस के बारे में जानकारी थी, ना अदालत के बारे में, ना आईपीसी सेक्शन 302 के बारे में, न इस बारे में कि सामने वाले को जो वो मार रहा है तो उसकी जान जा रही है और जान लेना जुर्म है। उसे कुछ भी पता नहीं। और सबसे ख़तरनाक बात यह कि सीरियल किलर के हाथों हुआ पहला जो 2 कत्ल था, उस 2 कत्ल के कुछ राजदार थे, उन्हें पता चल गया था कि यह कत्ल किसने किया है, लेकिन उन्होंने इस राज को छुपा लिया। उन्होंने कहा कि यह फैमिली मैटर है। शायद ऐसा और कभी नहीं हुआ इससे पहले। एक बच्चा अगर चोरी करता है, शरारत करता है, कुछ और चीज़ें करता है, हम सभी ने बचपन में किया होगा, पिटे भी, डांट भी खाई। और कई बार ऐसा होता है कि शरारत जो करते हैं तो माँ बाप कुछ बात नज़रअंदाज भी कर देते हैं, लेकिन कोई बच्चा खून कर दे, कत्ल कर दे और उसके बाद माँ बाप उसे नज़रअंदाज कर दें, उस बात को छुपा ले जाएं, ये अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली बात है। और ये कहानी वही है। बिहार में एक जगह है बेगूसराय। बेगूसराय कभी रिफाइनरी टाउनशिप के लिए काफ़ी मशहूर, और इसी बेगूसराय के करीब मोकामा भी है जहाँ से जो डॉन है, 1-2 बड़े नाम पैदा हुए। तो इसी बेगूसराय में एक परिवार रहता था, गरीब परिवार। बेगूसराय के इलाके में एक आता है मुसहरी गांव। उस गांव में एक फैमिली था। बाप दिहाड़ी मजदूर था, मजदूरी करके घर वालों का पेट पालता था। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी की उम्र अभी 6 महीने ही थी शायद। बेटा पैदा हुआ था 1998 में। बेटे का नाम रखा था अमरजीत सादा। अमरजीत सादा धीरे धीरे बड़ा होता है। 7.5 से 8 साल की उम्र होगी जब वो इतना बड़ा हो गया। एक दिन अचानक उसकी फैमिली में, घर के पड़ोस में ही उसका कज़न रहता था जिसकी उम्र करीब 8 महीने थी। उस कज़न की लाश मिलती है, सर पे वजनी चीज़ से मारा गया था और उसका कत्ल किया गया था। परिवार के लोग देखते हैं, बच्चा मर चुका था। इसी दौरान में माँ बाप उनको नज़र पड़ती है और उनको कहीं ना कहीं से ये पता चल जाता है कि जो अमरजीत था ये इस बच्चे के साथ था थोड़ी देर पहले, और उसके हाथ में जिस तरीके के कुछ निशान थे उससे लग रहा था कि शायद इसने कुछ किया है। तो शक हो चुका था कि ये जो बच्चे की मौत हुई है ये पिटाई से हुई है, सर पे पत्थर मारा गया है, खपड़ायल मारा गया है। लेकिन ये बात पुलिस तक नहीं जाती और इस बात को घर वाले खुद ही दबा लेते हैं। बात आई गई हो जाती है। अमरजीत 7.5-8 साल का बच्चा, वो उसी घर में नॉर्मल उसी तरीके से रहता है, जबकि माँ बाप और उस बच्चे जिसकी मौत हुई थी, जो कि उसका कज़न था, चाचा का बेटा था, यानी उसके चाचा, इन सबको पता था कि इस बच्चे की मौत कत्ल की वजह से हुई, इसे मारा गया। लेकिन कोई कानून बीच में नहीं आता, कोई कंप्लेंट नहीं करता, बात आई गई हो जाती है। करीब 6 महीना बीतता है। 6 महीने बाद खुद अमरजीत के घर में अमरजीत की अपनी बहन, जिसकी उम्र करीब 6 महीने थी, उसकी लाश मिलती है। उसके भी सर पे चोट थे, जख्म थे, उसके सर को भी पत्थर से मारा गया था, कुचला गया था। और इस बार भी घर वालों को पता हो जाता है कि ये काम किसने किया। अमरजीत के माँ बाप को मालूम था कि उनकी जो बेटी है, यानी अमरजीत की अपनी सगी बहन, जिसकी उम्र सिर्फ 6 साल, उसे उसी के भाई ने मारा है, यानी अमरजीत ने। लेकिन इसको भी पारिवारिक मामला मानते हुए, फैमिली मैटर करार देते हुए कोई पुलिस के पास नहीं जाता। उन्हें लगता है कि एक तरफ बेटी मर गई, दूसरी तरफ बेटे के नाम पे कंप्लेन कर दें तो बेटा भी हाथ से निकल गया, और पता नहीं और क्या क्या उस वक्त दिमाग में थी, क्या सोच थी, पता नहीं।
लेकिन इस दूसरे कत्ल के राज को भी घर वाले छुपा लेते हैं। 6 महीने में एक 7.5 साल का बच्चा 2 कत्ल कर चुका था और कानो कान कहीं भी किसी कानून को खबर नहीं लगती, सिवाय माँ बाप और चाचा। दोनों कत्ल घर की बात थी, एक बहन की, एक चाचा की बेटी की, इसलिए घर तक ही रह गई। थोड़ा वक्त और बीतता है। करीब 3 महीने बाद इन्हीं के गांव में थोड़ी दूरी पर एक और बच्ची थी, करीब 1 साल की। उसका नाम खुशबू था। खुशबू अपनी माँ के साथ गांव के एक प्राइमरी स्कूल में खुले में लेटी हुई थी। माँ उसके साथ थी। कुछ देर के बाद माँ किसी घर के ज़रूरी काम से उठती है, बेटी को वहीं अकेले छोड़ती है कि 5-10 मिनट के बाद वो आकर ले जाएगी। वो सो रही थी और वो चली जाती है। उसके जाने के दौरान में वो देखती है कि अमरजीत उस वक्त स्कूल के पास ही है और वो देख के चली जाती है। चूँकि गांव का बच्चा है, गांव में सभी एक दूसरे को जानते हैं, तो बाकी कोई बात हुई नहीं। थोड़ी देर के बाद वो लौटती है तो घबरा जाती है, क्योंकि उसकी बच्ची जहाँ पे उसको सुला कर गई थी वो वहाँ पे नहीं थी, गायब थी। स्कूल कैंपस में आसपास में ढूंढती है, कहीं मिलती नहीं। अमरजीत से पूछती है तो वो सिर्फ हंसता है और हंसता ही रहता है, कुछ बताता नहीं। उसके बाद वो चारों तरफ ढूंढती है, फिर घर जाती है, अपने पति को, अपने रिश्तेदारों को बताती है। पूरा रिश्तेदार सब मिल के ढूंढ रहे हैं, पर खुशबू का पता नहीं चलता। अब उस वक्त इस स्कूल के पास खुशबू की माँ ने जिस इकलौते किसी को देखा था, तो वो 8 साल का अमरदीप था, जिसको अमरजीत भी नाम, अमरजीत। तो उसे ये था कि उस वक्त जब वो गई तब खुशबू के पास वो था और उसके अलावा कोई दूसरा इंसान वहाँ पे मौजूद नहीं था। जब चारों तरफ ढूंढ लिया और खुशबू नहीं मिली, तो खुशबू के घर वाले पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखाते हैं। रिपोर्ट लिखाने के बाद वापस आते हैं। पुलिस को भी ये था कि घर अभी तक इलाके में इससे पहले 2 बच्चों का और कत्ल हो चुका था, लेकिन घर वालों ने कातिल के बारे में नहीं बताया था। लेकिन उन दोनों की जिस तरीके से मौत हुई, मोहल्ले में सबको पता था कि उनके सर पे ज़ख्म थे, चोट के निशान थे, पत्थर से मारा गया। लेकिन पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई गई थी। पर यह पहली बार था जब एक तीसरी बच्ची गायब हो गई। तो पुलिस को भी ये कहीं ना कहीं उड़ते उड़ते कानों तक तो खबर थी कि 2 बच्चों का यहाँ कत्ल हो चुका है और लोग दहशत में है। अब ये तीसरी बच्ची गायब है, कहीं इसके साथ भी कुछ अनहोनी ना हो जाए, तो उससे और मामला बिगड़ जाएगा। पुलिस ने भी थोड़ी तत्परता दिखाई, एक्टिव हुई और खुशबू को ढूंढने में लग गई। खुशबू की माँ ने बार बार पुलिस से कहा कि वहाँ पे और कोई नहीं था और मुझे शक है ये जो अमरजीत था ये वहीं पे मौजूद था, इसे कुछ पता है कि खुशबू कहाँ गई है। पुलिस वालों ने पहले हल्के में लिया। उन्होंने कहा कि एक 8 साल का बच्चा वो क्या बताएगा और क्या करेगा। लेकिन जब बार बार वो प्रेशर डालने लगी और कहीं से खुशबू मिल नहीं रही थी, तब पुलिस ने तय किया चलो इनके दिलासा देने के लिए अमरजीत से भी बुला के पूछताछ करते हैं। इसके बाद पहली बार अमरजीत के पास पुलिस जाती है, जाकर बैठ के उससे बात करना शुरू करती है। अमरजीत लगातार पुलिस वालों के साथ हंस रहा है और सिर्फ हंसता ही जा रहा है। शायद उसे मालूम नहीं था कि यह पुलिस क्या है, वर्दी क्या है, खाकी क्या है, कानून क्या है। पुलिस वालों को भी बड़ा अजीब लगा। वो उससे पूछ रहे हैं कि बेटा तुमने देखा वो खुशबू को, कहाँ गई है, और वो सिर्फ हंस रहा और कुछ बता नहीं रहा है। फिर अचानक उसने पुलिस वाले से कहा मुझे बिस्किट दो तो मैं कुछ बताऊँगा, मैं बोलूँगा तब। अब ये पहली बार, मतलब इसको क्या कहेंगे, क्या पुलिस के लिए भी एक अजीब इंट्रोगेशन कि जिससे वो पूछताछ कर रही है। एक तो वो बच्चा है, उसे कुछ समझ नहीं है और उसे ये भी पता नहीं कि किस गंभीर विषय पे वो उससे पूछताछ कर रही है। और वो बच्चा है कि सिर्फ मुस्कुरा रहा है और साथ साथ में मुस्कुराने के बाद अचानक बोलता है कि मुझे बिस्किट खिलाओगे तो मैं बताऊंगा। पुलिस को लगा कि ये ऐसे ही बस, पुलिस को अभी तक अंदाज़ा भी नहीं था कुछ। फिर भी अब बच्चा ज़िद कर रहा है तो पुलिस ने कहा चलो इसकी ज़िद पूरी कर देते हैं, शायद कुछ क्लू दे दे, कुछ बता दे। पुलिस वाले ने किसी गाँव के शख्स को ही भेजा, बोला कि एक पैकेट बिस्किट ले आओ। बिस्किट आया, पुलिस वाले ने उस बच्चे को बिस्किट दिया। उसने बाकायदा बिस्किट का वो पैकेट खोला, बिस्किट खाई। फिर पुलिस वाले ने पूछा बताओ। फिर वो हंसा, फिर बोला कि अचानक बिस्किट खाने के बाद मैंने खपड़ैल से उसको मार के सुला दिया। ये उसके लाइन थे। अब पुलिस वाले को समझ में नहीं आया तो उन्होंने कहा कहाँ सुलाया? बोला बस मैंने सुला दिया। तो अच्छा दिखाओगे नहीं? तो उसने फिर कहा कि तब तक वो बात कर रहा और बिस्किट खा गया। अब पुलिस वाले को बड़ी, मतलब खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या बात कर रहा है और वो क्या सुन रहे हैं। फिर बोला कि तुमने सच बताओ क्या किया? तो उसने बोला मैंने खपड़ैल से मारा और उसको सुला दिया। फिर बोला अच्छा कहाँ सुलाया? तो उसने कहा मुझे बिस्किट खिलाओ। फिर उसने कहा मुझे और बिस्किट चाहिए।
फिर पुलिस वाले ने बिस्किट मंगाई, उसको बिस्किट दिया। बिस्किट खाने के बाद बोला चलो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ सुलाया। अब पुलिस पीछे पीछे, बच्चा आगे आगे। उसी स्कूल के पास जहाँ पे आखिरी बार खुशबू को उसकी माँ छोड़ कर आई थी, थोड़ी दूर पे एक खेत है। उस खेत के पास कुछ झाड़ियाँ भी हैं साइड में। वो वहाँ तक गया और झाड़ी के पास जाकर रुक गया। उसने कहा यहाँ सुलाया। पुलिस वाले आगे बढ़े, उन्होंने देखा एक छोटा सा गड्ढा है, उस गड्ढे के ऊपर कुछ घास और पेड़ वेड़ टाइप के पत्ते वत्ते रख दिए गए। पुलिस ने उस गड्ढे से जैसे ही वो झाड़ हटाई, अंदर खुशबू की लाश थी। अब एक बच्चा 8 साल का, इतनी तो उसको तमीज़ नहीं कि कैसे दफनाना है क्या, बट उसे इतना पता था कि इस गड्ढे में डाल के अगर इसको इस पर झाड़ वाड़ लगा देंगे तो ये छुप जाएगी, तो किसी को पता नहीं चलेगा, जैसे छुपम छुपाई खेलते हैं बच्चे। अब जैसे ही उसने बताया कि यहाँ सुलाया और पुलिस उसकी निशानदेही पर खुशबू को बरामद करती है, पुलिस के भी पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है कि एक बच्चा जो बोलता कम है, सिर्फ हंस रहा है, बिस्किट मांग रहा है, कहता है खपड़ैल से मार मार के सुला दिया, फिर कहता है मैंने यहाँ सुलाया, मौका वारदात पे खुद ले जाता है, लाश की बरामदगी कराता है। अब पुलिस वाले उस बच्चे का सिर्फ चेहरा देख रहा है और उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कैसे रिएक्ट करे। अब ये क्लियर हो गया था कि खुशबू गायब थी और खुशबू की लाश इस बच्चे की निशानदेही पे मिली है, मतलब इस लाश खुशबू की मौत से इस बच्चे का कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर है। इसके बाद अब पुलिस उससे फिर अब एक उसकी तरह बात करती है, लेकिन 8 साल का बच्चा आप पेशेवर अपराधी की तरह भी ट्रीट नहीं कर सकते। पुलिस कितना भी उसको गुस्सा करे या डांटे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था पूरे इंट्रोगेशन के दौरान। और बीच बीच में जब भी फिर कुछ और पुलिस पूछती तो कहते हैं मैं बताऊंगा, लेकिन मेरे को बिस्किट खिलाओगे तब। पुलिस उसके लिए फिर बिस्किट मंगाती और वो फिर उसको बताना शुरू करता। फिर पुलिस वाले ने पूछा कि अच्छा चलो तुमको बिस्किट खिलाया, तुमने इसको तो सुला दिया, अब उसी के लैंग्वेज में बात करके पूछताछ हो रही है, और ऐसे किस किस को तुमने खपड़ैल मार के सुलाया। तब उसने 2 नाम लिए, एक अपनी बहन का और एक अपने कज़न का। उसने कहा कि हम उन दोनों को भी ऐसे ही मार के सुलाए थे। अब उस 2 कत्ल के बारे में जो गांव में बात हो रही थी कि हाँ वो मौत नेचुरल नहीं थी, पुलिस अब उन दोनों फैमिली को बुलाती है। अमरजीत के माँ बाप ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में थे क्योंकि उनका बेटा पुलिस की इसमें पूछताछ हो रही है, और उसके चाचा को बुलाया जाता है। तब वो दोनों कहानी बताते हैं कि हाँ करीब 6 और 9 महीने पहले इसने पहला कत्ल अपने कज़न का किया था, चाचा के बेटे का, और इसी तरह पत्थर मारा था और इन्हें पता चल गया था, लेकिन घर का मामला और बाकी चीज़ें इसलिए किसी को बताया नहीं। दूसरा कत्ल अपनी सगी बहन का किया 6 महीने की, उन्हें वो भी पता था पर घर के मामले को देखते हुए नहीं बताया। अब इसकी कोई रिपोर्ट भी नहीं थी और बाकी चीज़ भी नहीं थी, लेकिन एक जुर्म को एक तरह से छुपाया भी किया था, तो वो भी कानूनन जुर्म था। लेकिन ये था कि कत्ल होते हुए इन दोनों ने देखा नहीं था, दोनों कत्लों को, इससे पहले माँ बाप ने भी, वरना वो बचा ही लेते। बट उन्हें लगा था कि कुछ ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन कैसे हुआ ये भी आइडिया नहीं था। तो माँ बाप और उसको भी लेकर पुलिस को लगा कि इनको आधी जानकारी है आधी नहीं, हालांकि आधी जानकारी भी देनी चाहिए, तो हो सकता था खुशबू की जान बच जाती। और ये भी मुमकिन था कि अगर खुशबू अब इसी परिवार की ना होती और तीसरा कत्ल इसी परिवार का होता तो वो तीसरा कत्ल भी छुपा लिया जाता, वो भी जुर्म था। तो फिर पुलिस ने पूरी पूछताछ की, उसके बाद अब उससे बातचीत करने लगे कि अच्छा ही बताओ तुमको सुलाया तुमने तो क्यों। अब यहाँ पे कत्ल करना या मर्डर करना उसको पता ही नहीं है, तो पुलिस उसी के बच्चे के हिसाब से ही पूछताछ कर रही थी कि तुमने जैसे इसको सुला दिया खपड़ैल मार के, तो तुमको ऐसे सुलाने में क्या होता है। तो उसने कहा मुझे मज़ा आता है। बोला ये ना जब डरते हैं या इनको ज़ख़म दिखता है, घाव दिखता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये उस बच्चे की लाइन थी। अब ये सारी चीज़ें सुनने के बाद पुलिस को भी लगा कि ये बच्चा शायद नॉर्मल नहीं है। इसके बाद अलग अलग साइकेट्रिस्ट इसकी बाकी सारी जांच हुई, उसमें पता चला कि ये थोड़ा सा इसकी कुछ दिमागी एक प्रॉब्लम है, और उसमें जो मेडिकल टर्म में आया वो ये था कि इस बच्चे के अंदर किसी को तकलीफ़ में देखना, किसी को मुसीबत में देखना, किसी को दर्द में कराहना, ये उसको मज़ा देता था। और ये मज़ा इसलिए देता था तो वो उनको तकलीफ़ देता था। तो इसको लेके कई सारी इसकी अलग अलग, दिल्ली के एम्स तक के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी जांच की, इसके अलावा पटना के तमाम एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी जांच की, और फिर पता चला कि इस बच्चे के अंदर थोड़ा सा दिमागी रूप से एक बीमारी कह लीजिए, वो बीमारी थी कि जिसमें अपने सामने अपने हम उम्र या उससे कम छोटे उम्र के बच्चों को ये जब देखता कि वो रो रहे हैं या उनके जिस्म से खून निकल रहा है तो उसको बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता था और बड़ा अच्छा लगता था, और इसी अच्छे लगने और खुश होता था। एक चीज़ फिर पता चला कि ये बच्चा जब वैसे अकेला होता था तो हमेशा गुमसुम और खामोश रहता था, किसी से बात भी कम करता था, नहीं करता था,
और उदास उदास रहता था। लेकिन जब इसने 3 कत्ल किए तो इसने बताया कि मुझे सबसे मुझे अच्छा लगता था उनको देख के, मैं हंसता था, मुझे खुशी होती थी। तो शायद उसी लिए ये सारी चीज़ें करता था। और यही वजह कि पूरे इंट्रोगेशन के दौरान, पूछताछ के दौरान पुलिस वालों ने कहा कि वो बोलता कम था और हंसता ज़्यादा था। शायद उसे ये चीज़ भी अच्छी लग रही थी कि उसको लोग इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं और उन चीज़ों के बारे में पूछ रहे हैं जिन चीज़ों को करके उसे सबसे ज़्यादा मज़ा आया था। तो उसकी सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया। फिर मेडिकल टीम की रिपोर्ट आई और कहा गया कि ये इसका थोड़ा सा दिमागी रूप से ये डिसबैलेंस है और यही वजह है कि इसने एक साथ 3 कत्ल किए। अब कानून ये कहता है कि चूंकि इस बच्चे की उम्र सिर्फ 8 साल, बालिग है नहीं, अपने 18 साल से कम में वैसे ही आपको एक जुवेनाइल की तरह रखा जाता है, हार्डकोर क्रिमिनल के साथ नहीं रखा जाता। और यहाँ तो मामला बिल्कुल ही उल्टा है। यहाँ तो आप चलिए 12, 14, 15 साल का भी नहीं है, ये तो 8 साल का मुश्किल से भी हुआ है। तो अब 8 साल के बच्चे को कैसे रखा जाए, क्या किया जाए, पुलिस के लिए भी अलग परेशानी थी। फिर पुलिस ने कोर्ट से स्पेशली फरियाद की कि इस बच्चे को किसी सुधार गृह में रखने के लिए भी एक अलग कमरा दिया जाए, क्योंकि इसको बाकी बच्चों के साथ सुधार गृह में रखेंगे तो उन बच्चों की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। कोर्ट के कहने पे फिर इस बच्चे के लिए अलग से कमरा का इंतज़ाम किया गया और उसको वहाँ निगरानी में रखा गया कि कहीं ये फिर सारी चीज़ें ऐसी ना कर दे। दूसरा, उसी वक्त मेडिकल में एक और इसकी रिपोर्ट आई कि इस बच्चे को यही पता नहीं था कि गलत क्या है और सही क्या है। तो इसके लिए खून करना, कत्ल करना, उसमें वो फ़र्क ही नहीं करता था कि ये कुछ गलत कर रहा है। उसे लगता था जैसे नॉर्मल लाइफ है वो जीता है, सभी यही करते हैं शायद। तो कत्ल करने को उसने कभी अच्छा और बुरा के उसमें तराजू में तोला ही नहीं। तो कोर्ट के इसके ऊपर इसको रखा गया। 3 साल से ज़्यादा आप उसको रख नहीं सकते थे क्योंकि बच्चा है, जुवेनाइल है। 3 साल के बाद आपको छोड़ना ही था। लेकिन इस बच्चे की इस मानसिक बीमारी को देखते हुए एक बहस हुई कि अगर 3 साल बाद इसको छोड़ दिया गया और यही चलन उसके अंदर रहा तो इसे यह एहसास ही नहीं है कि अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। और दूसरा, वो अपनी खुशी के लिए, मेंटल खुशी के लिए हो सकता और भी कत्ल करता रहे। तीसरा, वो बाहर आएगा और उसे लोग अगर उसके ज़रिए पता चलेगा कि ये सीरियल किलर है, 3-3 किलर है, 3-3 कत्ल किया है, तो उसकी वजह से उसके ऊपर और असर पड़े, वो और ज़्यादा खूंखार हो जाए। और उस वक्त तक उसका नाम मिनी किलर तो रख ही दिया गया था, मिनी किलर। तो लास्ट में फिर ये हुआ कि 3 साल की जगह पे, हालांकि इसके बारे में सारी चीज़ें फिर गोपनीय रखी गई, वो इसलिए कि जब बाहर आएगा तो फिर एक तो समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, दूसरा ये जहाँ पे जिस इलाके में रहेगा वहाँ आसपास में लोग डरेंगे, दहशत में रहेंगे। तो ऐसे चीज़ों में क्या किया जाए। तो एक अनकन्फर्म रिपोर्ट ये आई थी कि 2015 तक इसको एक सुधार गृह में रखा गया, बाकायदा डॉक्टरों की और उन तमाम लोगों की निगरानी में। यानी जब तक कि ये 18 साल का नहीं हो गया, रहना तो इसको 3 ही साल था। लेकिन इसकी इस दिमागी हालत और बीमारी को देखते हुए और उस बीमारी का असर बाहर निकलने पे लोगों पे क्या होगा, इन चीज़ों को ध्यान में रखकर एक खुफिया गोपनीय जगह पे बिना डिस्क्लोज़ किए हुए इसको 18 साल की उम्र तक डॉक्टरों की निगरानी में इसकी पूरी इलाज के साथ रखा गया। और 18 साल होने के बाद कहते हैं कि 2015 में इसको वहाँ से रिलीज़ कर दिया गया। उसके बाद अब ये कहाँ है ये किसी को नहीं मालूम। एक नए नाम के साथ, एक नई पहचान के साथ, चूँकि उस वक्त जब ये था तो 8 साल का था, चेहरा तो उसका फ़ोटो है, लेकिन अब ये बालिग हो चुका, बड़ा हो चुका, तो अब हुलिये में भी बहुत फ़र्क आ गया होगा। लेकिन सिर्फ ये कि समाज और ये जहाँ जाए वहाँ पे लोग डरे नहीं, उसकी वजह से उसकी पूरी गोपनीयता रखी गई है उसकी पहचान में और नाम में। तो वो नए नाम, नए पहचान के साथ कहीं है, लेकिन कहाँ है, क्या कर रहा है, अब कैसा है, कितना बदला है, कितना ठीक है, दिमागी हालत अब उसकी कैसी है, इसके बारे में कोई खबर नहीं। शायद गिने चुने कुछ लोगों को मालूम हो तो मालूम हो, पर बाकी कोई जानकारी नहीं है।